गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो विजन है डेवलप्ड नेशन का, तो सिर्फ मेट्रोज के भरोसे नहीं हो सकता। 9-10 में द्वारका एक्सप्रेसवे की बात होनी स्टार्ट हुई थी और उसके बाद वो 10 साल तक कुछ धरातल पे नहीं आया। तो फेमस लोकेशंस है, लेट्स से DLF 1, 2, 3, 4, 5, वहाँ पे अभी भी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो व्हाट डू यू थिंक, वहाँ पे अभी और पोटेंशियल है? 2 बेडरूम आपको 60-70 लाख रुपए के आसपास आ रहा था, जो आज के टाइम पे यहाँ पे प्राइसेस हो गए ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ रुपए। तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको देखेंगे दिल्ली गुड़गांव में ही है, पूरे इंडिया में अभी ये कॉन्सेप्ट और कहीं पे भी नहीं है। ये डिफरेंशिएट कैसे करें कि अच्छे डेवलपर कौन से? कोई भी टियर 2 टियर 3 सिटीज आज इंडिया के अंदर है, वो बहुत अच्छे लेवल पे एक्सपेंड करेगी। बात करोगे कि अक्षय कुमार की, तो वो गुटखे की ऐड करता है लेकिन गुटखा थोड़ी खाता है, वो कोल्ड ड्रिंक की ऐड करता है लेकिन कोल्ड ड्रिंक थोड़ी पीता है वो। In 2026, everyone is planning to invest in Gurgaon, and they are thinking that they are making a smart decision, but majority of them end up overpaying or making costly mistakes. So in today's session, instead of actually guessing, I wanted to sit with someone who is in this industry for a very long time. So ladies and gentlemen, this is Vishal, and today I present Anil Soni, who is a real estate expert, trainer, coach, and upcoming author as well. So आज के सेशन में हम जानेंगे कि हम क्या गलतियां करते हैं as a buyer to invest in properties. So Anil, what is your take on this? Thank you so much, Vishal, first of all, for having me on this Pleasure is podcast. all mine. And to start with, I think series of mistakes होती है, नोट से कि एक या 2 मिस्टेक होगी। It's been 18 years since I'm into this industry. तो हमने रियल एस्टेट के 3 साइकिल्स देखे जहाँ पे 3 चढ़ाव और 3 उतार। तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो आप मार्केट रुकती है तब भी करते हैं और मार्केट चलती है तब भी करते हैं। तो आई थिंक ये एक बड़ा क्रूशियल स्टेज है। और उसके अंदर टू स्टार्ट विथ वन, आई वुड से कि जैसे मार्केट के अंदर है टू, जो एक कहावत है कि अगर मार्केट तेज चल रही हो तो थोड़ा सस्पिशियस होना चाहिए, और मार्केट स्लो चल रही हो तो आपको चलना चाहिए, राइट? और हम लोग उल्टा करते हैं, राइट? सो बिकॉज हमारे डिसीजंस सब कुछ इमोशंस ड्रिवन होते हैं, और फोमो के अंदर हम लोग बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं कि ऐसा ना हो जाए। बट सो नंबर 1 इज कि जो डिसीजंस या जिनसे भी हम एडवाइस लेते हैं, आई थिंक उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है रियल एस्टेट का, जितना मैंने समझा। टिपिकली लोग रियल एस्टेट का डिस्कशन कहाँ करते हैं? जब ऑफिस की कैंटीन में बैठ के या कहीं बाहर गैदरिंग में या कहीं शादी में मिले तो ये सब डिस्कशन करते हैं। सो वो एक सीरियस डिस्कशन नहीं होता, ना ही वो सीरियस लोग होते जिनसे आपको डिस्कशन करना चाहिए। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मैं लोगों को बोलता हूँ कि आपके एरिया के अंदर हायर समवन जिसके पास एक्सपर्टीज हो, जो इस एरिया के अंदर हो, और अगर वो आपसे 1%, 2%, 3% चार्ज भी कर रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हम 5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हैं और उस पर 10 लाख रुपए बचाना का सोचते हैं। दैट इज वेयर वो 10 लाख रुपए इतना बड़ा कॉस्ट कर देता है उनको कि वो डिसीजन उनका गलत हो जाता है, अगर जब कभी ये डिसीजन गलत होता है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मुझे लगता है कि राइट एडवाइजर्स, यू नीड राइट एडवाइजर्स। ऑफ कोर्स अगर आपको प्रॉपर्टी पसंद भी आ गई है तब भी आप कोई लीगल से या जो इस इंडस्ट्री के अंदर है उससे आपको उस प्रॉपर्टी को चेक करवाना बहुत जरूरी है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, वो जो एक्सपर्ट है वही बता पाएगा आपको कि वहाँ पे क्या कुछ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। बिकॉज अभी अगर आप आज से हम 7-8 साल पहले द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें, इन 2018-19 जब प्रोजेक्ट्स आए, द्वारका एक्सप्रेसवे बनना चालू हुआ, इसका दोबारा से गवर्नमेंट ने इसको टेंडर दिया, तो बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। बिकॉज 2009-10 में द्वारका एक्सप्रेसवे की बात होनी स्टार्ट हुई थी और उसके बाद वो 10 साल तक कुछ धरातल पे नहीं आया। तो लोगों को उसके होप खत्म हो गई वहां से कि नहीं, ये नहीं होना, ये तो होगा ही नहीं, प्रोजेक्ट तो बोलते हैं बनता नहीं। प्राइजेस भी 7-8 साल से ऑलमोस्ट सेम ही थे। और उसके बाद कुछ प्लेयर्स वहां पे आना स्टार्ट हुए। NHAI ने वो प्रोजेक्ट, पहले हरियाणा गवर्नमेंट के पास द्वारका एक्सप्रेसवे का टेंडर था, वो NHAI ने अपने पास लिया। जो हमारे विजनरी लीडर है नितिन गडकरी, द हाईवे मैन ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं, जिन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया कि यार एक अल्टरनेट कनेक्टिविटी गुड़गांव को देनी जरूरी है, जिस लेवल का ट्रैफिक और बाकी सब मूवमेंट यहाँ पे हो रही है। तब हमने लोगों को बोलना स्टार्ट किया कि 2 मेजर चीजें जिसकी वजह से द्वारका एक्सप्रेसवे बनेगा। 1 इज कि यहाँ पे बहुत मेजर प्लेयर्स ने अब लैंड बैंक्स लेना स्टार्ट किया है, जो इससे पहले नहीं था। तो एक तो हमको ये देखना है कि अगर कोई मेजर प्लेयर्स वहाँ पे आ रहे हैं जो बहुत बड़ी लैंड डील कर रहे हैं, तो वो सबसे
एक इंडिकेटिंग फैक्टर होगा कि यहाँ पे कुछ आएगा। सो आप कह रहे हैं कि कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आइदर फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल ये दोनों जगह एप्लीकेबल होता है कि वहाँ पे कोई वेल नोन प्लेयर हो या फिर सिर्फ कमर्शियल्स के लिए? नहीं, दोनों जगह। दोनों के लिए है। वेल नोन प्लेयर होगा तो दैट मीन्स कि उसके पास वहाँ पे कुछ ना कुछ इंफ्रा का इनपुट होगा। मतलब एक कॉमन मैन को 10 मिनिस्ट्री और यहाँ वहाँ जाने का चक्कर नहीं होगा। आप समझो अगर उसने बड़ा लैंड पैच लिया है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट होगी। तो बड़े बड़े प्लेयर्स ने वहाँ पे कुछ लैंड बैंक लेना स्टार्ट किया। सो दैट्स नंबर वन। नंबर टू, कोई भी प्रोजेक्ट स्टेट से जब सेंटर के अंदर आता है, अगर NHAI ने उसको लिया है और NHAI का 80% ट्रैक रिकॉर्ड है प्रोजेक्ट को डेवलप करके देने का, और ऑफ कोर्स अभी जो मिनिस्ट्री आई उसके बाद थोड़ा और बढ़ गया वो, तो हमने लोगों को कहा कि यार अब थोड़ा गेम बदला है, द्वारका एक्सप्रेसवे का अल्टरनेट कनेक्टिविटी दे रहे हैं हम। और जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज है कि उसका एक डिटेल्ड प्लान बना है। पहले सिर्फ वो रोड था, अब 10 जगह पे उसका एंट्री, एग्जिट, फ्लाईओवर्स, अंडरपास, जहां से हम लोग को जाना है, ये सब चीजें हम करके दे रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो जो लोगों को लगा, ऑफ कोर्स वो उस वक्त वहां से गुड़गांव के सेक्टर 82, 84 जहां से द्वारका एक्सप्रेस चालू हो रहा है और टिल दिल्ली पहुंचने में 1.5 घंटा लगता था वहां, जो आज 20-25 मिनट का रास्ता रह गया। लेकिन वो उस वक्त लोग विजन नहीं लगा पाते। लोगों को लगता है नहीं यार ये तो सेल्स करने के लिए बोल रहे हैं या कुछ उसके लिए बोल रहे हैं। बट अगर आपके पास डिटेल फैक्ट एंड फिगर्स है NHAI की वेबसाइट पे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या स्टेट की, कहीं पे भी वो डॉक्यूमेंटेड हो कि मास्टर प्लान का हिस्सा है, यहाँ पे ये सब चीजें आएंगी, तो आपको वहां पे जाना चाहिए, तो आप डिसीजन सही ले पाओगे। तो उस वक्त प्राइजेस था समझो 4,000-5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। दैट मीन्स कि 2 बेडरूम आपको 60-70 लाख रुपए के आसपास आ रहा था, जो आज के टाइम पे यहाँ पे प्राइजेस हो गए ऑलमोस्ट 15,000 से 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। 2 बेडरूम का प्राइस हो गया ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ रुपए। अब जब सब कुछ बन गया, अब लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। अब जब हो गया, नाउ पीपल आर एंट्रिंग, इवन इन्वेस्टर ऑल्सो। एंड यूजर के लिए तो ठीक है, समझ में आता है। इन्वेस्टर भी अब एंट्री कर रहा है जब हम जो प्राइसेस ऑलरेडी एक लेवल पे आ चुका है और उसने 5 साल पहले एंट्री नहीं की उस सेगमेंट में, या बायर्स ने, मुझे लगता है वो एक चीज देखना जरूरी होता है। ये 2 चीज हैं। और डू यू थिंक मार्केट इज एट द पीक राइट नाउ गुड़गांव में, या फिर ये इसमें अभी और है चांसेस ऑफ एक्सपेंशन? क्योंकि आई कैन सी जो गुड़गांव का अभी जो मैप है डेवलपमेंट का, वो एक्सपैंड तो कर ही रहे हैं डिफरेंट एरियाज में, बट व्हाट अबाउट जो फेमस लोकेशंस है, लेट्स से DLF 1, 2, 3, 4, 5, वहां पे अभी भी बहुत ज्यादा डिमांड है। सो व्हाट डू यू थिंक वहां पे अभी और पोटेंशियल है? ऑफ कोर्स। तो जैसे प्रॉपर्टी प्राइसेस भी ऐसा ही होता है कि एक पीक आता है, लोगों को लगता है दिस इज द पीक नाउ। जैसे आज से सपोज करो 15 साल पहले गुड़गांव के अंदर जब गोल्फ कोर्स रोड के फ्लैट जब 3 करोड़ रुपए के हुए, तो लोगों ने कहा ये तो पीक आ गया, 3 करोड़ रुपए का फ्लैट हो गया, कौन आएगा लेने, क्या आएगा नहीं आएगा। बिकॉज 2008-9 के आसपास वहां पे 1.5 करोड़ के आसपास था। फिर वो एक तेजी आई तो वो ऑलमोस्ट डबल स्टेज पे आ गया कि नहीं इससे ज्यादा तो क्या जाएगा। तो उसका पीक का कोई, अब आज वही फ्लैट वहां पे सपोज करो एवरेज फ्लैट प्राइसिंग 15 करोड़ रुपए की गोल्फ कोर्स रोड पे, अगर आपको अच्छी एक कोंडो के अंदर अगर आपको अपार्टमेंट चाहिए, तो दैट इज द रेंज। और हर 2020 से रेट बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो 2021 में भी लोगों ने बोला, 2022 में भी बोला, 2024 में बोला, अभी भी बोल रहे हैं कि ये दिस इज द पीक। सो मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन दी लोकेशन टू लोकेशन कि कहाँ का पीक है। कुछ लोकेशंस पे, हाँ कुछ लोकेशन होंगी जहाँ पे ये जो चीज आप कह रहे हो वो बिल्कुल होगी, लेकिन जो एक्सक्लूसिव लिविंग है जैसे कमीलियाज है, तो किसी ने कहा यार 100 करोड़ में फ्लैट बिक गया, दिस इज द पीक नाउ, दिस इज क्या होगा 150 करोड़ में बिका। तो फिर लोगों ने कहा वो तो हो गया, अब 200 करोड़ में बिका। सो अगर एक्सक्लूसिव है जहाँ पे लोगों को एक्सेस चाहिए, तो अब लोगों के पास पैसा है, लोग देते हैं और वैल्यू ऐसी बनती है। हाँ, अगर वहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत है, अगर उसी जगह पे कैमेलियाज में अगर सपोज करो 20,000 घर होते, तो वो प्रॉपर्टी प्राइस हम नहीं कह सकते। अब वहाँ पे लिमिटेड है ही उतने, जिसके अंदर सेल करने वाले लोग भी बहुत कम होते हैं, तो आप जो भाव बोलोगे वो भाव आपको मिलेगा। डिमांड सप्लाई का पूरा गेम है। डिमांड सप्लाई का गेम है। तो मार्केट, मुझे लगता है कि हम 2030 के अंदर भी कभी पॉडकास्ट करेंगे तब भी हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। हम बोलेंगे कि आज
15 करोड़ की बात हो रही है और उसके बाद वहां पे 30 करोड़ का प्राइस होगा तो बोलेंगे 30 करोड़ का पीक हो गया। इट्स जिस हिसाब से इकोनॉमी जा रही है और इंडिया ग्रो कर रहा है, आई एम श्योर कि वो प्रॉपर्टी प्राइसेस हमेशा बढ़ते जाएंगे। हाँ, शॉर्ट टर्म के अंदर दिस इज द ईयर जहां पे थोड़ा कंसोलिडेट होगा मार्केट। हमने लास्ट ईयर भी इस चीज को कहा था, तो 2024 के जो हमारे वीडियोस थे, पॉडकास्ट थे, हमने कहा था कि मार्केट 2025 ऑनवर्ड्स थोड़ा स्लो होना स्टार्ट होगा और 2026 तक ऐसा रहेगा। आई एम श्योर नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट सीइंग, बिकॉज अब बिल्डर्स ने बहुत सारी लैंड की डील्स की, अब ट्रांजैक्शंस होना स्टार्ट होंगी यहाँ पे। सो आई एम श्योर अभी एक तो वॉर का भी बहुत बड़ा अपडेट है जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुकी है। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली बिल्डर फ्लोर की, वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट के साइड से नोटिस भी आए हैं कि स्टिल्ट प्लस 4th फ्लोर नहीं बना सकते हैं। तो डू यू थिंक बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है अभी डिमांड साइड पे इसको लेकर? टिपिकली 5 तरह के रियल एस्टेट प्रोडक्ट होते हैं, उसी का मार्केट हम पहले डिस्कस करते हैं। एक तो होता है रॉ लैंड्स, जिसपे लोग लैंड लेते हैं और अपना घर बनाते हैं, दैट्स द प्लॉटिंग डेवलपमेंट, राइट, जो सेक्टर्स के अंदर अवेलेबल है। या हरियाणा सरकार ने दीनदयाल जन आवास योजना के प्रोजेक्ट चलाए थे, गुड़गांव में वो बंद हो गए, तो वो प्लॉटिंग की प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए। सेकंड इज द अपार्टमेंट, जो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट जो हाई राइज, उसी में ही 2 सेगमेंट्स हैं। वन इज अफोर्डेबल हाउसिंग का सेगमेंट है जो लगभग 600-700 स्क्वायर फीट कारपेट है, देन अपार्टमेंट। उसके बाद आते हैं प्लॉट्स पे फ्लोर्स बने हुए, जो इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हम लोग बोलते हैं उनको, बिकॉज लैंड प्राइसेस महंगे हो गए। तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको देखेंगे दिल्ली गुड़गांव में ही है, पूरे इंडिया में अभी ये कॉन्सेप्ट और कहीं पे भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे लैंड प्राइसेस बड़े महंगे और लोगों को लो राइज फ्लोर्स में रहने की आदत है। दिल्ली से ही वो आदत है, डीडीए के अपार्टमेंट होते थे 3 फ्लोर के, उसी हिसाब से यहाँ पे बन गए। सो दैट्स फ्लोर्स एंड देन विला लिविंग। अब वो फ्लोर्स का जो गेम है वो ये है कि अभी जिसको एरिया ज्यादा चाहिए और एमिनिटीज नहीं चाहिए, वो बायस था फ्लोर का, क्योंकि जैसे साउथ सिटी 2 है, साउथ सिटी 1 है, सेक्टर 46, 47, जो हुडा ने पहले जो प्लॉट्स काटे हुए थे वहां पे फ्लोर्स बन रहे थे। तो मैं कहूंगा कि उससे बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लैंड प्राइसेस थोड़े से अप हो जाएंगे अगर ऐसा रहा तो, बिकॉज अब 3 फ्लोर ही बन सकेंगे तो उसी में रेवेन्यू निकालना है बिल्डर को, तो वो एक चैलेंज आएगा कि नई इन्वेंट्रीज थोड़ी मुश्किल होंगी कुछ टाइम के लिए आना। समझ गया। सो अभी तक जो मैं सोच रहा हूँ, आपने कहा कि लेट्स से कोई फर्स्ट टाइम होम बायर या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहा है, तो फर्स्ट उसको देखना है किसी भी एरिया में कोई वेल नोन डेवलपर है कि नहीं है। बट इसके बाद व्हाट डू यू थिंक व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप्स? क्योंकि जो रियल स्टेट है इंडस्ट्री इंडिया के अंदर खासकर, एक तो कमीशंस के लिए लोग बहुत ज़्यादा बदनाम है आजकल यहाँ पे। सेकेंड, देयर इज नो बैरियर टू एंट्री। तो आज एक बहुत अच्छा वेल नोन रियल स्टेट एक्सपर्ट जो कंसल्टेंट है, हर चीज़ को समझता अच्छे से जैसे आप, वर्सेस एक जो पनवाड़ी है वो भी आजकल रियल एस्टेट कर रहा है। और मैंने जो देखा है कि लेट्स से अगर आपको आज हार्ट सर्जरी करानी, मुझे पता नहीं, मैंने कहाँ सुना था, तो आप किसी राह चलते हुए हार्ट सर्जरी नहीं कराएंगे। यू नीड टू हैव अ एक्सपर्ट जिसमें आप ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप 3 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ लगाने का प्लान कर रहे हो, यू नीड टू हैव एक्सपर्ट्स, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक जो बायर है वो कैसे चूज करे? क्योंकि मार्केट में भीड़ बहुत है, आज हर कोई कुछ ना कुछ सजेस्ट कर रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक क्या प्रोसेस होना चाहिए? वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी आई एम ग्लैड यू पुट दिस क्वेश्चन। तो मैं लोगों को देखता हूँ कि अभी भी लोग रियल एस्टेट कंसल्टेंट को चूज करने की बजाय कौन डिस्काउंट दे रहा है। अगर आप बोर्ड्स होर्डिंग्स भी देखेंगे राह चलते हो तो आपको बेस्ट डील्स, बेस्ट डिस्काउंट ये सब मिलेगा, और लोग वहीं पे जाके फिर डील करते हैं वो डिस्काउंट और उन सब के लिए, और उसके बाद वो ना उनको सर्विसेज मिल पाती, ना डिस्काउंट मिल पाता, और ना जो उनको चाहिए उस तरह उसको सेल करने के लिए भी चाहिए। तो वापस उनको राउंड एंड राउंड घूमते हैं, वो उनको एक्सपीरियंस उनका अच्छा नहीं रहता। फिर वो बोलते हैं नहीं यार, प्रॉपर्टी में काम करने वाले लोग ही ऐसे हैं, रियल एस्टेट ब्रोकर ही ऐसे हैं। वो स्टार्टिंग कहाँ से हुई? वो स्टार्ट आपने किया जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू सेव 5 लाख रुपीज। आपने ऐसी जगह पे ट्रांजेक्शन्स कर ली जहाँ पे कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जहाँ जिनका कोई हिस्ट्री नहीं है, जिन्होंने कितने टाइम से हैं, क्या है क्या नहीं है, क्या कंपनी है, क्या इनकी पहले का ट्रैक रिकॉर्ड। तो ये अगर ये सब चीजें अगर आपने नहीं चेक की तो हो सकता है अब आपने 4-5 लाख रुपए बचा लिए हों, लेकिन आपके लिए टाइम बहुत कीमती है। तो सबसे पहले जो आपको देखना है वो ये देखना है कि ये जो कंपनी है जिसके साथ आप जा रहे हैं वो कितने टाइम से मार्केट के अंदर, अगर नए भी हैं, अगर नया कोई रियल एस्टेट कंसल्टेंट भी है, उसके पुराने जो क्लाइंट्स हैं
जो उसने एज ए टीम मेंबर्स कहीं एम्प्लॉय होगा तब उसने सर्व किए कि नहीं किए, वो एक देखना। देन जिस पर्टिकुलर जगह पे आप काम कर रहे हो, जिस जगह पे आपने ये प्रॉपर्टी लेने की सोची है, उसको उन्होंने राइट एडवाइस किया है कि नहीं किया है। 2-3-4 प्रॉपर्टीज आपको दिखाई है, देखी है कि नहीं देखी है। तो मुझे लगता है ये 2-3 क्राइटेरिया आपके होने चाहिए और ये आपको देखना ही चाहिए। हम डायरेक्टली बहुत सारे लोग हैं जो डेवलपर से लेने का सोचते हैं कि हम लोग डायरेक्टली डेवलपर से डील करते हैं, हमको बेस्ट रेट मिलेगा। आपको पता ही नहीं उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, आपको पता ही नहीं होगा उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, आपको क्या पता ये बेस्ट डील है या नहीं है। सो जो एडवाइजर्स है, जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, वो आपको इस चीज के लिए हेल्प करता है। तो आई थिंक उसके लिए आपको थोड़ा सा ओपन अप रहना पड़ेगा। आपको ये सोच के ही चलना है कि दिस इज माय फी, जो अगर वो कमीशंस के तौर पे या उसकी ब्रोकरेज के तौर पे या एक कंसल्टेंसी फीस के तौर पर ले रहे हो, तो आपको ये समझना है कि दिस इज दी मनी आई एम पेइंग सो दैट मैं उसका नॉलेज एक्सेस कर रहा हूँ इतना पैसा देके। आई थिंक जो आपने मेंशन किया यहाँ पे कि सिर्फ डेवलपर से डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते हैं, आई थिंक अगर आप डेवलपर के पास जाएंगे सीधा तो वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट के ना सिर्फ प्रोज दिखाएगा, सारे के सारे सिर्फ प्रोज, कोई भी कौन नहीं बताएगा कि क्या नुकसान। लेकिन एक जो सही में आपको जो गाइड करना चाह रहा है वो आपको सबके प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताएगा एंड यू कैन मेक द राइट डिसीजन कि एट द एंड कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए सबसे सही है, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो रेजिडेंशियल हो। इंटरेस्टिंग। सो लेट्स से आजकल मैं सबसे ज्यादा देखता हूँ जब बिकॉज आई हैव बीन टू दैट सिचुएशन जर्नी में कि फर्स्ट टाइम घर खरीदने में क्या क्या चीजें फेस करते हैं लोग। तो जब आप साइट विजिट पे जाते भी हैं क्लाइंट के साथ, तो हमेशा मैंने देखा जो सेल्स वाला रेप होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ उनको बता के मोल्ड करने की कोशिश करेगा, कभी भी नुकसान नहीं बताता है। अगर मैं स्पेशल कुछ लोगों की बात करूं तो व्हाट डू यू थिंक यहाँ पे किसका गैप है, जो सेल्स रेप है उसका गैप है या फिर जो कंपनी है, क्योंकि वो इतना प्रेशराइज कर देते हैं आजकल कि आपको सेल्स करनी ही है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग इन सेल्स वो फ्रीलांसर्स पे काम कर रहे होते हैं। सो आई डोंट नो इफ आई एम पुटिंग दिस इन अ रॉन्ग वे, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो अगर आप कुछ लाइट डाल पाए। हाँ, एक जो ये आप कह रहे हैं कि इसलिए हमने रियल एस्टेट एजुकेशन के अंदर हम लोग इस स्पेस में भी आए भी इसीलिए कि जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है उनको जो कंपनी है वो उनका काम है सिर्फ एजुकेट करना सेलिंग के लिए। एक ब्रोशर दिया, प्राइस लिस्ट दी, पेमेंट प्लान दिया, गो एंड सेल। सो वो एक अप्रोच है। तो इसलिए उनको यही नहीं पता होता कि यार ये सही भी है नहीं है, क्या है, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड सेकंड, हमको नहीं पता होता कि आज के टाइम पे कोई भी सेल नहीं होना चाहता। तो ये अगर आपको अंडरस्टैंड हो गई बात, जो सेल्स पर्सन है उसको, तो वो उसकी अप्रोच अलग हो जाएगी करने की। तो हमको लगता है हम वो चीज लोगों को सिखाते हैं कि क्योंकि आप भी अगर किसी शॉप पे जाओगे और अगर आपको लगेगा कि सेल्समैन बहुत पुशी हो रहा है तो आप उससे 500 रुपए की शर्ट भी नहीं लेते हो। फॉरगेट अबाउट कि आप किसी से 5 करोड़ का घर लोगे, राइट? तो ऑफ कोर्स उनको मंथली कोई सैलरी नहीं होती या बाकी सब चीजें उनके पास नहीं होती, इसलिए उनको वो प्रेशर रहता है। लेकिन अगर उसको इफेक्टिवली मैनेज किया जाए, इफेक्टिवली उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के साथ दिया जाए, तो वो उससे बिना पुश के बहुत ज्यादा सेल कर सकते हैं, राइट? तो जो मैंने आपको बताया कि उस क्लाइंट को एजुकेट करना, उसको राइट एडवाइस देना, अगर ये दो चीज भी करते हैं तो हमारे पास क्लाइंट है। बिकॉज हम इतने टाइम से स्पेस में हैं कि हमारे पास सामने से इंक्वायरी आती है, बिकॉज हमने वो सारी चीजें उनको करके दी और कभी भी उस चीज के लिए पुश नहीं किया। सो अगर आप कोई चीज को पुश करोगे तो सामने वाले को सब पता चलता है। तो हमारे एक कोच है, वो बोलते हैं कि सबका सच सबको दिखता है। तो आप जितना पुश करोगे वो बंदा आपसे उतना ही रिपेल करेगा, दूर भागेगा, रिपेल करेगा। यस। एंड आप जो कह रहे हो मैं भी वेरी मच अलाइंड, क्योंकि इफ यू आर ट्राइंग टू सेल समवन पीपल कैन स्निफ इट आउट। जैसे क्रेडिट कार्ड वाले होते हैं, जैसे वो कॉल भी करते हैं आप समझ जाओगे कि कुछ बेचने आया है, आप नहीं खरीदोगे। एंड रियल एस्टेट इज नथिंग लाइक, इट्स जस्ट शॉपिंग विद फ्रेंड। आप दोस्तों के साथ जाते हो शॉपिंग करने, दे शुड फील लाइक कि ये मेरा फ्रेंड है, मेरे को गाइड कर रहा है, मेरे को अपनी फीस के लिए मेरे साथ नहीं घूम रहा है, उनको ऐसा होना चाहिए, राइट? बट एक और लेट्स से अगर मैं बायर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो जब भी कोई रियल एस्टेट कंसल्टेंट दो प्रॉपर्टीज दिखाते हैं और जब बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि लेट्स से इस वाले में प्लॉट का एक्स प्राइस है और ये वाला दूसरा प्लॉट ये 20% एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि
आइदर द रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो अभी फ्रेशर्स होते हैं उनको राइट नॉलेज नहीं होती, वो बस बोल देते हैं कि प्राइस महंगा है, मार्केट में डिमांड ही यही है। बट डू यू थिंक कोई स्पेसिफिक लॉजिक होता है कि एक का प्राइस 20% ज्यादा है? सिमिलर लोकेशन के अंदर होगा हाँ तो अगर कॉर्नर का प्लॉट है या पार्क का कुछ है तो ऑफ कोर्स 20% ज्यादा भी होगा। और जहाँ इसमें भी डेवलपर और उस पर्टिकुलर एरिया पे फर्क पड़ता है। जैसे गोल्फ कोर्स रोड है, अगर हम गुड़गांव की बात करें तो उसका एक अपार्टमेंट यहाँ पे सामने है जिसकी वैल्यू 20 करोड़ की है, सेम साइज, और इसके सामने एक और प्रोजेक्ट है जिसकी वैल्यू 7 करोड़ की है। दोनों ही गोल्फ कोर्स रोड की प्रॉपर्टी है, दोनों ही 4000 स्क्वायर फीट के फ्लैट है। बट जो सारा जो फर्क है वो बेसिकली 2 से 3 चीजों का है। एक तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जो सोसाइटी है, उस पे किस तरह का क्राउड रह रहा है। सो लोग जो 20 करोड़ वाले लोग हैं वो यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं बिकॉज यहाँ पे कोई फाउंडर रह रहा है, कोई सीईओ रह रहा है, कोई वीपी रह रहा है, कोई सेलिब्रिटी रह रहा है, तो जिनको वो लोग एक्सेस करना चाहते हैं। सो कोई एक प्राइस होगा। सेकंड, जहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइस डिप है उसमें 2-3 चीजें होंगी। एक, प्रॉपर्टी मेंटेन नहीं होगी। एक, उसके अंदर आजकल सिर्फ घर नहीं चाहिए लोगों को, अच्छा गार्डन होना चाहिए, अच्छा क्लब हाउस होना चाहिए, अच्छी स्पोर्ट्स एमिनिटीज होनी चाहिए। ये सब कुछ होगा तो ही वहाँ पे इतना पैसा लगा के लोग आएंगे। तो डेफिनेटली ये कुछ इस सब से आप फर्क कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे पास कॉल आता है, कोई बोलता है गोल्फ कोर्स रोड में प्रॉपर्टी चाहिए, तो हम बोलते हैं 15 करोड़ से मिलेगी। अरे नहीं 7 करोड़ में मिल रही है। तो 7 करोड़ में सीरीज है वो, जो एक एकड़ के अंदर 40 अपार्टमेंट, वो भी गोल्फ कोर्स रोड है, लेकिन फर्क है उसका। जिसके लिए गोल्फ कोर्स रोड पे आपको आना है तो वो ये प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा आपको। समझिए। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम लुकिंग फॉर, कि इस हिसाब से कोई गाइड कर पाए। क्योंकि मैंने देखा है जब मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ उनके साथ, मैं देखता हूँ सिर्फ वही बोलते हैं कि प्राइस यही डिमांड है, यही आस्क है बिल्डर की है। एंड आई थिंक दैट इज वेरी नेव टू आंसर दैट। सो लेट्स से जब बायर्स आ रहे हैं उनको पता लग गया ठीक है प्राइस का डिफरेंस है, एंड लेट्स से कॉर्नर भी है या फिर कॉर्नर नहीं है, डजंट मैटर, बट हाउ डू दे आइडेंटिफाई एक वेल नोन अच्छा डेवलपर कि ये बहुत अच्छा डेवलपर है, और दूसरा एक एवरेज जो भी नया नया आया है मार्केट में? क्योंकि बहुत सारे ऐसे डेवलपर हैं जो दुबई में बहुत अच्छा काम करते हैं बट इंडिया में उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ये डिफरेंशिएट कैसे करें कि अच्छे डेवलपर कौन से हैं? एक तो ऑफ कोर्स ट्रैक रिकॉर्ड देखना होता है कि डेवलपर ने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, पहले प्रोजेक्ट्स कहाँ पे बनाए, कैसे बनाए, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी रही है, तो वो देखना। सेकंड, अगर नया ही प्लेयर है तो हमको देखना होता है कि वो जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर सीमेंट्स कौन सी यूज हो रही है, सरिया कौन सा यूज हो रहा है, टाइल्स कौन सी यूज हो रही है, लिफ्ट किसकी लग रही है, डोर विंडोज किसकी लग रही है, वायर्स किसकी लग रही है, जो इनविजिबल है, जो आपको दिखती नहीं है। तो आपको एट द टाइम ऑफ, बिकॉज आज के टाइम पे सब कुछ बताना होता है, तो एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट लॉन्च आपको, अगर आपके पास ये सारी चीजें होंगी तो आप यू कैन मेक आउट कि हाँ, अगर नया भी प्लेयर है, ऐसा नहीं कि नया प्लेयर ये सब डिलीवर नहीं कर सकता, नया भी प्लेयर है, अगर वो ये सब चीजों का ध्यान रख रहा है, दैट्स अ गुड बाय। फिर आपको वहां पे जाना चाहिए। सो मेरे ख्याल से एक तो ऑफ कोर्स जो ब्रांडेड प्लेयर्स होंगे, आप इंडिया के अंदर मान के चलो टॉप 50 डेवलपर्स होंगे जिनका एक प्राइस अलग ही है, जिनके प्राइस के लिए हमको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। वो कमांड करते हैं 20-30% मार्केट रेट से ज्यादा। डीएलएफ है तो उसको मार्केट से 50% ज्यादा ही है उसका प्रभाव। सो आई वाज सिटिंग विद समवन, और मेरे को याद है, मेरे को बता रहे थे कि डीएलएफ में जब भी हाई राइज का कुछ भी आता है तो जब भी उनकी बुकिंग होती है इतने ज्यादा लोग उसमें रजिस्टर करते हैं उनको मिलने के लिए, बट एट दी एंड सब कुछ सोल्ड आउट हो जाता है तुरंत, और उसके बाद वो मार्केट में आता है कि ठीक है अब किसको बेचा जाएगा। तो इतनी ज्यादा डिमांड है किसी अच्छे डेवलपर की। बट लेट्स से कंसिडरिंग यू वर्क इन मल्टीपल सेगमेंट्स, या प्लॉट्स भी करते हैं, हाई राइज भी करते हैं, एंड सो मेनी थिंग्स, राइट? बट हाउ डू यू चूज कि मेरे को इस बिल्डर के साथ काम करना है? बिकॉज लेट्स से हाइपोथेटिकली देयर इज दिस न्यू डेवलपर, उसने पहले कुछ नहीं बनाया आज तक, किसी हिल स्टेशन में कुछ प्लान कर रहे हैं, राइट? एंड जो उसका पोजीशन है वो 3 साल या 5 साल बाद आएगा। सो वुड यू वर्क विद देम, या फिर आप क्या क्या चीजें वो चेक करेंगे एंड बिफोर सेइंग यस और नो टू देम? ऐसा नहीं है कि जो नए प्लेयर्स हैं वो डिलीवर नहीं कर सकते, बट आपके जो चांसेस हैं वो बहुत ही कैलकुलेटिव आपको चलना होता है उसके लिए। एज ए रियल एस्टेट स्ट्रेटजिक कंसल्टेंट कोच, मैं
भी नए रियल एस्टेट डेवलपर के साथ काम करता हूँ. वी लॉन्च दैम. अभी हमने रिसेंटली 2-3 ऐसे प्लेयर्स के साथ काम किया है. तो अगर आपकी अलाइनमेंट है उनके साथ और आपकी कोर वैल्यूज मैच कर रही है तो हम उसके साथ प्रोसीड करते हैं. हमको लगता नहीं इनकी अभी तक इन्होंने कोई प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया, लेकिन इनकी कहेंगे कि सोच अच्छी है, इनको ये प्रोडक्ट बनाना है और इनिशियली ये क्लियर भी है कि इतना पैसा लगेगा. बहुत बार रियल एस्टेट प्लेयर्स जो इस मार्केट के अंदर आते हैं, प्रोजेक्ट होता है सपोज करो 200 करोड़ का, 15-20 करोड़ में लैंड ली और उसके बाद की जो क्लाइंट से पैसा आएगा उससे हम बनाएंगे. और इसलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट रुक भी जाते हैं. अगर प्लेयर कंप्लीट है, उसके पास पता है इतना यहाँ तक मैं प्रोजेक्ट खींच लूंगा, इतना पैसा तक मेरे पास है, और ऑफ कोर्स क्लाइंट उसको देख के फिर पैसा लगाता है. तो वो एक स्टेज होगी जहाँ पे आप काम कर सकते हो. बट आपको बड़ा ध्यान रखना होता है नए प्लेयर्स के साथ. जितनी आपको अपॉर्चुनिटी बड़ी है, थ्रेट भी उतना ही रहता है इसमें. आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग. अभी तक मेरे को तो समझ आया है कि अच्छी लोकेशन पे वेल नोन डेवलपर को चुनना है, एक अच्छे कंसल्टेंट को चुनना है जो चीज़ों को समझता है. जैसे आप अपने डिफरेंस में बस विद लॉजिकल आंसर्स दिए. एंड इवन इफ यू आर चूजिंग एंड गोइंग अहेड विद न्यू डेवलपर्स, उसके अंदर कोर वैल्यूज कितना डिलीवर करते हैं एंड दे हैव द बैंडविड्थ टू डिलीवर विद द इन्वेस्टमेंट एज वेल. So, अब let's say everything is finalized and what comes next is the legal part. What do you think? What are the main things जहाँ पे लोग legal में फंस जाते हैं खरीदते टाइम कुछ भी? एक तो अभी भी अगर मैं अभी भी बात कर रहा हूँ, हम 2026 की बात कर रहे हैं. आज से 10 साल पहले रेरा आया, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट आया. अभी भी लोग रेरा की प्रॉपर्टीज नहीं लेते, क्योंकि सपोज करो यहाँ पे रेरा की प्रॉपर्टी है जिसका भाव अब से 50,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड है. 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट 50 लाख का है. इसके बाजू में नॉन रेरा प्रोजेक्ट है जो कि शायद 30 लाख में मिल रहा है या 35 लाख में मिल रहा है, जिसमें रोड सीवरेज ये वो नहीं है, लेकिन लोग बहुत बड़ा, अरे ये रोड के इधर इधर के तो फर्क है, और लोग अभी भी वहां पे बाइक कर लेते हैं. तो एक तो वो है कि लोगों को आपको ये समझना चाहिए कि इतना सस्ता क्यों मिल रहा है आपको. So that's one factor. Second, लीगल की बात करें जो चेक करना चाहिए आपको, 4 मेजर स्टेजेस होती हैं प्रोजेक्ट की. एक तो एग्रीकल्चर लैंड होता है सबसे पहले, कोई भी बिल्डर उसको लेता है तो एग्रीकल्चर की जमीन होती है. वो एग्रीकल्चर से रेसिडेंशियल या कन्वर्ट कमर्शियल में चेंज हुई कि नहीं, उसको CLU बोलते हैं, चेंज इन लैंड यूज, CLU. तो CLU उसका सबसे पहला होता है कि वो CLU आया कि नहीं आया उसका प्रोजेक्ट का. आफ्टर दैट CLU आपको डिसाइड करना होता है, अथॉरिटी को बताना होता है कि आप उसके अंदर कमर्शियल बना रहे हैं, रेसिडेंशियल बना रहे हैं, रेसिडेंशियल में हाई राइज, लो राइज, विला, प्लॉटिंग, क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं. तो वो आपको देना पड़ता है. उसका नक्शा होता है जो आपको अथॉरिटी के अंदर जमा होता है. दैट्स कॉल्ड द साइट लेआउट पास होता है. और उसके बाद वो सारा कुछ बन के फिर बहुत सारी अथॉरिटीज से वो भी पास होता है. एनवायरमेंट क्लियरेंस आता है, उसका कंस्ट्रक्शन आता है, लोकल बॉडी से आता है. वो सब अप्रूवल जाने के फिर आप फाइनल अथॉरिटी होती है रेरा, रियल एस्टेट. हर एक स्टेट का अलग अलग रेरा होता है. वहां से आपको एक नंबर दिया जाता है. सो आप किसी भी से प्रॉपर्टी लेने जाओगे, आपको पूछना है कि ब्रोशर तो बहुत फैंसी होता है, ये भी होगा, ये भी होगा, ऐसा भी होगा, वैसा भी होगा. रेरा इज इन ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पे कुछ भी रंगीन नहीं दिखेगा आपको, जो है एक्सरे की तरह दिखेगा. ये टावर में इतने फ्लैट है, ऐसा दिखेगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा. तो आपको रेरा की वेबसाइट पे जाके चेक करना चाहिए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, वो सब है कि नहीं है, एंड देन यू कैन ऑफ कोर्स गो अहेड. तो वो एक मुझे लगता है कि लोग सस्ते के चक्कर में मिस्टेक करते हैं, जो लीगल वाला जो हम आप बात कर रहे हैं. एक चीज आपने बताई कि यहाँ पे आज अभी भी लोग रेरा जो रजिस्टर्ड नहीं वो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं. आई थिंक आई वाज स्क्रॉलिंग फ्यू डेज बैक इंस्टाग्राम पे, तो मैंने किसी इन्फ्लुएंसर को देखा. तो अभी क्या हुआ है कि देयर इज अ spike in the influencer field as well for the real estate consultant. तो I feel जो जिनके पास ऑडियंस है, जिनके पास नेटवर्क है कि मेरे को इन्फॉर्मेशन मेरे को शेयर करने में बहुत ईजी हो जाता है, आई थिंक दे आर दी वंस जो बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज उनको मे बी कमीशन ज़्यादा होंगे, XYZ रीजन व्हाट नॉट. तो वो ऐसी चीज़ें भी प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि लोग उनको सुनते हैं, लोगों को ट्रस्ट करते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू पीपल हु हैव रियल नॉलेज लाइक यू, जो आपने इतनी डिटेल में चीज़ें बताई, लीगल इश्यूज बताए, ये उनको उसका ए भी नहीं पता होता है.
तो व्हाट डू यू थिंक कि जो लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं उन पे रिलाई करना चाहिए, होम बायर्स को या जो इन्वेस्टर्स हैं, या फिर दे शुड ऑब्वियसली लिसन टू देम एंड डू क्रॉस चेक एज वेल? क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? यस, जो देखो अब जिनके व्यूअर्स हैं या ऑडियंस आ गई तो अब डेफिनेटली सी बात है उनके पास तो जाएंगे, लोग सुनेंगे उनकी बातें। बट जैसे अगर आप बात करोगे कि अक्षय कुमार की, तो वो गुटखे की ऐड करता है लेकिन गुटखा थोड़ी खाता है वो। कोल्ड ड्रिंक की ऐड करता है लेकिन कोल्ड ड्रिंक थोड़ी पीता है वो, राइट? इज वेरी मच इनटू द हेल्थ, तो वो ये सब नहीं करता। तो सिमिलरली अगर आपको इन्फ्लुएंसर है तो उसके लिए उसको पैसा मिल रहा है उस प्रोजेक्ट को प्रमोट करने का या बाकी सब चीजों को प्रमोट करने का। सो यू नीड टू क्रॉस चेक कि भाई ये ठीक है कि नहीं है। जस्ट बिकॉज किसी के मिलियंस फॉलोअर्स हैं और उसने वो प्रोजेक्ट को प्रमोट कर दिया तो ऑफ कोर्स वो वहां से उनके पास फंडिंग आती है, उसके बाद उनका काम है बिकॉज उनका घर वहीं से चल रहा है। बट आपके लिए ये जो पैसा है ये बड़ी मुश्किल से कमाया है, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप उसको क्रॉस चेक करें, उसके रियल वैल्यू चेक करें और फिर उसके बाद आप उस पर गो हेड करें। राइट, ठीक है। एंड सो अनिल, यू टोल्ड मी दैट यू आर इन दिस इंडस्ट्री फॉर पास्ट 17 इयर्स। अब एक तो 3 साल में वो 2 डेकेड होने वाले हैं, कांग्रेचुलेशंस पहले से ही। एंड जैसे अभी तक आपने हम श्योर बहुत सारे लोगों को इन्वेस्ट करवाया होगा, बहुत अच्छे रिटर्न्स भी आपने ईल्ड करवाए होंगे। सो देयर मस्ट बी अ पैटर्न दैट यू हैव नोटिस्ड कि जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं और जो एवरेज रह जाते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट इज वन ऑफ द बूमिंग इंडस्ट्री इन इंडिया जो सबसे अच्छे रिटर्न्स देती है, राइट? कभी स्टैग्नेंट हो जाता है बट रिटर्न्स हमेशा अच्छे मिलते हैं उसमें। कोई भी ये नहीं कहता कि मैंने पैसे लगाया और वो खराब हो गए, ओनली सेक्टर। तो व्हाट इज द पैटर्न दैट यू हैव नोटिस्ड कि ये बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स हैं और ये एवरेज रह जाते हैं? क्या ऐसी क्वालिटीज रहती है? वन इज कि जो अच्छा इन्वेस्टर है, एक तो उसको अपना होराइजन पता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आप लोग अभी जो लोग आ रहे हैं वो पिछले 2-3 साल की तेजी देख के आ रहे हैं कि नहीं यार इतना हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और हम स्टार्टिंग से बोले कि आपको कम से कम 5-10 साल का होराइजन लेके इस मार्केट के अंदर आओ। 2-3 साल में बनाओगे अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअल जो पैसा बनाता है, जो लॉन्ग टर्म के अंदर रियल एस्टेट के अंदर टिकता है। अगर आप देखोगे कि किसी ने सपोज करो डीएलएफ की प्रॉपर्टी है, तो डीएलएफ ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो 10 साल उसने 20% 30% पे एग्जिट हो गया, सपोज करो एज ए डेवलपर कि इतना परसेंट मेरा प्रॉफिट है। लेकिन जिसने वहां पे प्लॉट लिया, जैसे यहाँ पे एसपीआर पे अल्मीडा प्रोजेक्ट है, तो 7-8 साल तक उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का प्राइस नहीं बढ़ा। 45,000 से 50,000 60,000 पर स्क्वायर यार्ड ही रहा, यही टाइम पे लॉन्च था। लेकिन आज वहां का प्राइस हो गया 3 लाख रुपए। अब कोई कहेगा कि यार ये तो 3-4 साल के अंदर ही हो गया सब। अब वो प्राइस ऑलमोस्ट 10 गुना हो गया, उसको 12-13 साल लगे होंगे, इतना गुना हो गया। लेकिन पैसा पता है किसने कमाया? जो उस पे लास्ट तक टिका रहा। 80% लोग 2-3-4-5 साल के अंदर ट्रेडिंग करके बाहर हो गए, एग्जिट हो गए। तो वो चीज आपको देखनी चाहिए। जैसे यहाँ के एक आउटकट्स की लोकेशन है दारूहेड़ा, तो वहां पे 5-7 साल तक भाव 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 यही ट्रेड कर रहा था, यार यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा। लेकिन इंफ्रा ने प्रोग्रेसली गुड़गांव का रेट महंगा हो, उसका एक्सटेंशन वर्जन है मानेसर से 20-25 मिनट के रास्ते पे, आज वहां पे भाव हो गए 1 लाख रुपए। लेकिन वो 1 लाख रुपए का मजा वो ले रहा है जिसने जो वहां पे टिका रहा 7-8 साल तक। तो दैट्स द गेम कि जो पैटर्न है जिन लोगों ने पैसा बनाया वो ये है कि एक तो उसका थिंकिंग प्रोसेस लॉन्ग टर्म रहा। सेकंड, वो रियल एस्टेट इन्वेस्टर पैसा बनाता है जिसके पास कुछ भी है वहीं से स्टार्ट करे वो। द प्रॉब्लम की विद द पीपल की उनको क्या लगता है कि यार मुझे प्रॉपर्टी चाहिए गुड़गांव में, यार गुड़गांव में बूमिंग है तो मुझे तो लैंड लेनी है, तो गुड़गांव में लेनी है। तो गुड़गांव का तो बजट नहीं है, 3-4-5 करोड़ का लगता है। तो हम कहते हैं कि गुड़गांव भी आज गुड़गांव हुआ है ना, आज से सपोज करो आज से 15 साल पहले नए सेक्टर्स ओपन अप हुए 2008-9 के आसपास गुड़गांव में। तो ये जो सेक्टर 92, 82, 83, 84 ये दी जाती एक्सटेंशन वर्जन। 59 के बाद ये नए सेक्टर्स स्टार्ट हुए थे। तो वहां पे भाव था 20,000 रुपए
गज का, आज हो गया वो भाव लगभग 2.5 लाख रुपए का। उस वक्त हम किसी को भी रेकमेंड करते, हम तो नए थे उस इंडस्ट्री में, तो वो वहां पे जाता ही नहीं था। अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं, हमको तो यहाँ पे दो, गोल्फ कोर्स रोड पे दो। अब गोल्फ कोर्स रोड का उनका बजट नहीं था, वहां पे उन्होंने प्रॉपर्टी यहाँ अफोर्ड नहीं कर पाए, जहां प्रॉपर्टी अफोर्ड कर रहे थे वहां पे ली नहीं। तो आज क्या सिचुएशन हुई, 10 साल 15 साल के बाद सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे उन्होंने ली नहीं, तो उनके पास वैसे ही प्रॉपर्टी नहीं आई, और ये प्रॉपर्टी आज वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, बिकॉज इनकम इतनी नहीं बढ़ी ना जितनी की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी फॉर ए सैलरीड पर्सन। सो जो हम लोगों को रेकमेंड करते हैं, आपके पास जहां पे जिस भी बजट पे जो भी प्रोडक्ट आ रहा है आप लीजिए, बिकॉज रियल एस्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसको खरीदने के लिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, आपको सब्सिडी देती है, लोन भी देती है। स्टॉक खरीदने के लिए थोड़ी लोन दे रही है। आपको अगर 8% पे पैसा मिल रहा है और प्रॉपर्टी आपकी 12-13-14% पे एप्रिशिएट कर रही है, तो आप बोरो करके भी आप 4-5% एफडी जितना पैसा बना रहे हो, और प्लस जो मार्केट से अलग आएगा वो तो है ही आपके पास। सो हम कहते हैं, जो हमने इस तरह के इन्वेस्टर्स को देखा जिन्होंने कहीं से भी स्टार्टिंग की, हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने 20 लाख रुपए में प्लॉट हमसे लिया, और आज के टाइम पे उनकी रेंटल इनकम 20 लाख रुपए महीना है इन द स्पैन ऑफ लास्ट 15-17 ईयर्स, जो इस चीज के अंदर लॉन्ग रन के अंदर चले, बिकॉज उन्होंने अपना रेंटल प्रॉपर्टीज बना ली, वहां पे धीरे धीरे प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़े, उसके ऊपर लोन ले लिया, वहां से उस प्रॉपर्टी से लोन लेके दूसरी जगह प्रॉपर्टी ले ली। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन आपको एक राइट एडवाइजर चाहिए जो ये सब चीजें बता सके, और इतना होराइजन चाहिए। अगर आपके पास 10 लाख रुपए भी हैं तब भी आपको रेरा अप्रूव कहीं ना कहीं लैंड मिल जाएगा, आप उसको लीजिए। समझिए। सो द पॉइंट इज यू आर सेइंग फर्स्ट दे शुड हैव अ होराइजन, एक लंबा टाइम लेके आए, ये जो आपको कैश के चक्कर में कोई भी बात नहीं बनेगी। सेकंड, अभी गुड़गांव में जो पीक चल रहा है, ऑब्वियसली पीक और भी हिट होंगे, लेकिन जो अभी अंडररेटेड लोकेशन है, जैसे आपने आउटस्कर्ट्स बताया जहाँ पे रेरा अप्रूव्ड चीजें हैं, वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। रिसेंटली आई वाज गोइंग थ्रू फ्यू थिंग्स, वहाँ पे मैंने देखा आजकल ऋषिकेश, हरिद्वार उधर भी बहुत सारे प्लॉट्स का चल रहा है, उसके ऊपर क्या अपडेट्स हैं आपके साथ, वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कोई भी टियर 2 टियर 3 सिटीज आज इंडिया के अंदर है, वो बहुत अच्छे लेवल पे एक्सपेंड करेगी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो विजन है डेवलप्ड नेशन का, तो सिर्फ मेट्रोज के भरोसे नहीं हो सकता। मेट्रोज हमारे कंट्री का 5-7-10% ही कैटर करता है पॉपुलेशन को। जैसे मुंबई की पॉपुलेशन, दिल्ली की पॉपुलेशन, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, इन सब की पॉपुलेशन अगर आप मिला लोगे तो 25-30 करोड़ ही हुआ सब कुछ, जबकि हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़ की है। तो आप समझो जो मेजोरिटी 80% जो पॉपुलेशन है, जिसको अगर आपको कैटर करना है, डेवलप्ड नेशन की तरफ लेके जाना है, तो एज ए कंट्री वी नीड 100+ सिटी जो एक मेगा अर्बन सेंटर्स बने। तो जो भी टियर 2 टियर 3 सिटीज हैं, जैसे हमारे दिल्ली एनसीआर के आसपास आप सपोज करो कि ऐसे 30-40 शहर होंगे जहां आपको बहुत अच्छी पोटेंशियल है मार्केट के अंदर। हरिद्वार बी द वन, बिकॉज एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है जहाँ पे ऑफ कोर्स कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो रही है। अभी कल ही अगर आपने देखा होगा, दिल्ली देहरादून जो पहले 6 घंटे का रास्ता था, 2.5 घंटे का रास्ता हो गया। ऐसे ही जो गुड़गांव के आसपास की लोकेशन है, जैसे आज से 4 साल पहले मेरठ जाने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता था, मेरठ के लिए नमो भारत ट्रेन चल गई है, वो सेम ऋषिकेश भी 2-2.5 घंटे में पहुंचा रही है। यस, अब तो ऋषिकेश के लिए भी RRTS प्लान हो रही है। तो ये जो रीजनल रेल ट्रांसिट सिस्टम है, जो एक पानीपत सोनीपत जा रही है, एक अलवर जा रही है जो दारूहेड़ा भिवाड़ी निमराना होती जाएगी, एक यहाँ से जेवर एयरपोर्ट जानी है। तो ऐसे बहुत सारी मैसिव लेवल की इंफ्रा प्रोजेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं जो कि एज ए यूजर हमको पता ही नहीं होता, बिकॉज हम तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी हैं, हमको पता ही नहीं है सब। तो इसीलिए आपको एडवाइजर चाहिए कोई जो ये बता पाए कि यार यहाँ पे पैसा लगाओ, ये सेक्टर्स हैं। 2019 में जब RRTS का प्रोजेक्ट चालू हुआ तब मैंने कहा था मेरठ इज द लोकेशन जहाँ पे अगर कोई पैसा लगाएगा, उसका मेट्रो का काम चालू हो रहा है और वो बहुत अच्छा पैसा बनाएगा। आज मेरठ से लोग अप डाउन करते हैं और प्रॉपर्टी प्राइस बहुत अच्छे हैं। सिमिलरली अभी जैसे दारूहेड़ा भिवाड़ी निमराना एक लोकेशन है जो अब लोगों को लगता नहीं यार वो तो गाँव है, वहाँ क्या होगा। आज के 5 साल के बाद देखोगे वहाँ पे मेट्रो चल रही होगी, बाकी सब चीजें इंफ्रा और बेटर हो रहा है। तो अगर आपको
आज गुड़गांव को अफोर्ड नहीं कर पा रहा जो 2 लाख रुपए तक की मंथली सैलरी कमा रहा है, बिकॉज प्रॉपर्टी प्राइसेस उससे बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। तो वो यही सब लोकेशन हो, पटौदी एक लोकेशन है, इस तरह की लोकेशन है जहाँ पे काम होगा। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इंफ्रा प्रोजेक्ट वहाँ पे हैं, एम्प्लॉयमेंट है, तो काम होगा। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द विजन। जो होराइजन और विजन आप देख पा रहे हैं वो सेम चीज आप अपने क्लाइंट्स को भी गाइड तभी कर पाएंगे क्योंकि आप वो देख पा रहे हैं। बट जो आजकल नए लोग हैं, मैं जैसे कहा कि कोई बैरियर नहीं एंट्री में, तो वो चीज आपको नहीं समझा पाएंगे, वो तो सिर्फ वो बता पाएंगे जहाँ पे उनका कट ज्यादा है। That is why they should have a reason to choose a strategy consultant rather than any XYZ people. So let's say अगर किसी को भी reach out करना है आपको for any investment purposes तो advisory के लिए, तो कैसे reach out कर पाएंगे आप? तो हमारी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं और हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं ऑफ कोर्स आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैं ऑब्वियसली नीचे लिंक में दे दूंगा। ठीक है, अगर बिफोर वाइंडिंग अप, लेट्स से बिकॉज आप ऑलरेडी 17 इयर्स से इस इंडस्ट्री में है एंड यू आर ऑलरेडी टीचिंग अ लॉट ऑफ पीपल जो स्टार्ट भी कर रहे इस करियर में, सो एनी वन लर्निंग दैट यू हैव कि 17 साल में जब मैं स्टार्ट करा था मेरे को ये पता होता तो मैं आज और बेटर चीजें कर पाता, या कुछ वैसी मिस्टेक्स जो भी आपने फेस करी आज तक? आई थिंक जैसा कि हम टीचिंग में लोगों को बोलते हैं, हमने इनिशियली अपने 7-8 साल का जो करियर था तो वो गो विद द फ्लो में ही चला, कभी भी एक डिजाइन करके बिजनेस को नहीं किया। तो एक तो हमने मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड नहीं किया। सो अब जितना मार्केटिंग के ऊपर लोग स्पेंड करते हैं, वी थॉट कि नहीं हमारे पास ये सेट ऑफ लोग हैं और यहीं से काम होगा, और क्लोज माइंडसेट जिसको आप बोलते हैं वैसा था कि हमको नए लोग भी मार्केट के अंदर चाहिए, नए लोगों से भी संपर्क करना चाहिए। सो दैट्स वन। सेकंड, हमने अनफ हायरिंग के ऊपर काम नहीं किया। जो हम लोगों को बोलते हैं कि आप अकेले कितना ही काम कर लोगे, सो यू नीड पीपल इन योर टीम जो कुछ काम कर सके। एंड नंबर 3 की विजन लॉन्ग टर्म होना। जब आप काम स्टार्ट करते हो इनिशियली आपको जो रहता है, आपका जो सोच दायरा है वो थोड़े 1-2 महीने या 1-2 साल का ही होता है। मुझे लगता है ये लोग इस बिजनेस के अंदर गलती करते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन होगा, आप अपनी डायरेक्शन अलग तरीके से लेके चलोगे और उसका डेफिनेटली आपको उस चीज़ का फायदा होगा। तो मुझे लगता है ये 3-4 चीज़ें हैं जो हम अपनी जो कम्युनिटी के अंदर जो लोग कोचिंग के अंदर हमारे साथ आते हैं तो उनको बताते हैं। बिकॉज रियल एस्टेट इज ए गेम ऑफ स्किल सेट एंड माइंड सेट। इसमें माइंड सेट का 80% का रोल है। अगर वो आपका राइट होगा तो यू कैन बी ए लर्नेबल पर्सन। बिकॉज पहले हमको लगता था हमको तो सब कुछ आता है, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। सो व्हेन वी गेट इनटू दिस स्पेस तब पता चला कि हमको तो बहुत कुछ सीखना है अभी। सो इसीलिए मुझे लगता है कि लर्निंग माइंडसेट एक बहुत जरूरी है। राइट। एंड सो फॉर पीपल हु वांट्स टू गेट इनटू द रियल एस्टेट, ऑब्वियसली आपका प्रोग्राम वो लेने से पहले उनके कुछ डाउट्स होंगे, राइट? तो यू टोल्ड मी कुछ वेबिनार टाइप भी आप करते हो हर वीक। So if you can give a gist of it कि क्या होता है उस वेबिनार में, ताकि उनको आइडिया लग पाए, एंड आई कैन पुट दैट लिंक इन द कमेंट्स एज वेल कि वो वहां से रजिस्टर भी कर पाए। तो क्या रहता है ब्रीफ अगर पूरे वेबिनार में? ओके, सो वेबिनार टिपिकली हमारा 90 मिनट्स का वेबिनार होता है जिसके अंदर हम बेसिक्स ऑफ रियल एस्टेट बताते हैं और रियल एस्टेट का आने वाले टाइम में क्या स्कोप है। बिकॉज एज ए इंडस्ट्री दिस इज द आफ्टर एग्रीकल्चर दिस इज द इंडस्ट्री जो सेकंड बिगेस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूटर है, और इससे लगभग कुछ 80+ एंसिलरीज और इंडस्ट्री चलती हैं। फर्नीचर, स्टील, सीमेंट, ये वो सब कुछ इसी इंडस्ट्री से चलता है। तो इसका फ्यूचर ऑफ कोर्स बहुत ब्राइट है। तो हम एक उसका डिस्कशन करते हैं कि वाई, अगर 150 करोड़ के लोग हैं हमारे पास, उसमें से अगर टॉप 20-30% लोग हैं जिनको हाउसिंग की रिक्वायरमेंट भी अगर आप कैटर करते हो, तो व्हाट्स द स्कोप ऑफ इनकम। एंड वी शो देम कि अगर आपको रियल एस्टेट से 1-2 करोड़ रुपए साल का बनाना है, जो कि बाकी बिजनेस के अंदर बहुत इंफ्रा, बहुत कुछ चीजें चाहिए, रियल एस्टेट में इट्स इजीली पॉसिबल। अगर आपका होराइजन है 2-3 साल का, तो आप उस चीज, तो हम उसका एक रोड मैप उनको देते हैं एंड वी टेल देम कि हमने क्या क्या मिस्टेक्स की, आप वो मिस्टेक कैसे अवॉइड कर सकते हैं। हमने शायद वो जर्नी 17-18 साल के अंदर की। वी ट्राई टू कैच दोज डेस्टिनेशन कि आप अगले 3-4 साल में वहां तक कैसे पहुंच सकते हो, अपनी जो जर्नी है उसको शॉर्टन कैसे कर सकते हो, फास्टन कैसे कर सकते हो। राइट। व्हाट यू आर मेंशनिंग कि बाकी लोग बाकी फील्ड्स में बहुत सारा टेक चाहिए, इंफ्रा चाहिए टू बिल्ड दैट सॉर्ट ऑफ इनकम, एंड रियल एस्टेट इज वन ऑफ द बोर्ड्स जहाँ पे आई थिंक इफ यू कैन पुट योर टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट, you will definitely succeed.
ये मैंने भी नोटिस किया है, बिकॉज आई हैव फ्यू पीपल इन माय नेटवर्क जो रियल एस्टेट के अंदर है, दे आर डूइंग ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट. So I think we should have a clear understanding. People who wants to invest, उसको कैसे reach out करना है वो भी हमें पता लग गया. People who wants to learn real estate, उसके लिए webinar का link वो भी हम attach कर देंगे. So this brings to the end of our podcast, and I hope सबको बहुत ज़्यादा value मिली होगी यहाँ पे. And if you have any questions for me, anything before winding up. So for you, Vishal, I just want to understand कि आप marketing space में हैं already. तो if you can educate one to the, of course, जो businesses जो कर रहे हैं different इंडस्ट्री के, उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? रियल एस्टेट जो कंसल्टेंट्स हैं उनको क्या आप एडवाइस देंगे इन टर्म्स ऑफ द मार्केटिंग? राइट, ये आपकी लाइन आपने बोला था कि जब आप स्टार्ट कर रहे थे आपने बहुत सारी चीजें ट्राई नहीं करी थी, एंड दैट वाज अ सेटबैक. And now you're very much a different person who wants to try, who wants to spend in marketing, because ultimately they are the drivers of revenue. तो मैं अभी भी जब भी लोगों से मिलता हूँ वो अभी भी ट्रेडिशनल मेथड पे स्टिक करते हैं. कोल्ड कॉलिंग या फिर डोर नॉकिंग हो गया, कुछ भी नया ट्राई करने से वो डरते हैं थोड़ा सा. मे बी दे हैव बर्न्ड देयर हैंड्स इन द पास्ट इस वजह से. बट मार्केटिंग इज समथिंग, अगर इफ यू पुट द राइट टैलेंट इन फ्रंट कि मेरे को पता है ये इंसान डिलीवर कर सकता है, मेरे को भरोसा है लीड्स अच्छी आएंगी, क्वालिटी अच्छी आएंगी, एंड दिस पर्सन नोज कि पूरा सिस्टम कैसे बिल्ड करना है, देन ऑब्वियसली रेवेन्यू आ ही जाता है. राइट, सो इट इज अबाउट ट्राइंग एंड टेस्टिंग न्यू थिंग्स. क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं कर रहे हो तो यू विल नॉट ग्रो. एंड मेजॉरिटी ऑल द बिग कंपनीज जो फॉर्च्यून 500 में है, जो निफ्टी 50 में है, दे स्पेंड मेजॉरिटी ऑफ द मनी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. और आज जितने भी ट्रेडिशनल में बैठे हुए हैं, दे हैव हिट कैप, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो आई थिंक दिस इज व्हाट दे शुड डू. इसके अलावा आई थिंक एक्सपीरियंस ही मैटर करता है, क्योंकि आपका 17 साल का एक्सपीरियंस है, आपने भी सेम ही चीज बोली. तो सेम चीज मेरे को लगता है सिस्टम्स बिल्ड करना, चीजें ट्राई करना. दैट्स इट. Okay, thank you. So thank you so much everyone for joining this podcast, and I hope this was a valuable session. And till then, this is Vishal signing off, and we have Anush Soni. Thank you so much. Thank you. All right.